हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चोक एंड स्ट्रेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमारा गति वाला टॉपिक चल रहा था और हमने गति के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बल तथा गति के नियम और इस नियम जो ये पूरा टॉपिक है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हम अगर रूपरेखा बनाएं कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो 9th का चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर 10th क्लास से ज़्यादा हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने 9th से ये पूरे नोट्स उठाए हैं और एनसीईआरटी की बुक से। और हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाएगा। आरबीएसई एंड एनसीईआरटी, ये आरबीएसई में नहीं है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें बल के प्रकार, संतुलित और असंतुलित बल क्या है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है बल को बहुत बहुत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब बल के सिर्फ बल के ही 15 प्रकार बताए जा रहे हैं। बच्चों को खुद नहीं पता चल रहा कि उनके अंदर अब कितना बल बचा है। ठीक है, तो इतने सारे बल उनको पढ़ाए जा रहे हैं कि वो खुद का बल ही भूल गए हैं। ठीक है, गति का प्रथम नियम, और इस प्रथम नियम के अंदर जड़त्व तथा द्रव्यमान आ जाते हैं। गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम जो न्यूटन ने दिए थे, और संवेग संरक्षण। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो हम आज इनकी बात कर लेते हैं। आवाज़ आपको मुझे लग रहा है कि सही सुन रही होगी और विजिबल भी होगा अच्छे से। तो हम बात कर लेते हैं बल के प्रकार की। सबसे पहले जो बल है, बल किसे कहते हैं? बल किसी वस्तु में वेग के परिमाण का मतलब होता है जो मापनीय है, बदलने के लिए, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए, या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। यानी ये तो थी बुकिश लैंग्वेज। अब अगर हम व्यवहारिक रूप से समझे तो बल जो होता है वो किसी वस्तु की गति, स्थान बदल देता है, उसका आकार बदल देता है। यानी एक वस्तु कहीं पे पड़ी है, हम उसको धक्का लगाएंगे वो वहाँ से हट जाएगी। एक वस्तु गोल है, जैसे कोई लोहे की वस्तु है वो गोल है, हम उस पर बल लगाएंगे तो वो पिचक जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। पहले वो गोल थी अब चपटी हो जाएगी, है ना। तो इसी को बल कहते हैं। बल है वेग का वो परिणाम बदलने, यानी वस्तु का वेग है उसका परिमाण बदलने के लिए होता है। ये तेज या धीमी करता है वस्तु को। वस्तु अगर गति तेज है उसकी तो हम बल लगा के उसको धीमे कर सकते हैं, और अगर उसकी गति धीमी है तो हम बल लगा के उसको तेज कर सकते हैं। बल के प्रभाव क्या होते हैं? अब प्रभाव तो हमें पता ही है क्योंकि दिनचर्या में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना, गतिशील को स्थिर बनाना, दिशा बदलना। कोई वस्तु एक जगह यहाँ पड़ी है, ठीक है, हम उसको उठा के इधर ले आएंगे तो दिशा बदल गई ना वस्तु की। वेग में परिवर्तन करने के लिए, आकृति बदलने की, कोई वस्तु गोल है, ठीक है, इस पे बल लगाया तो क्या होगी, ये चपटी हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की हो जाएगी, है ना। तो ये आकृति बदल गई ना। बल के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बल के दो प्रकार? संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल कौन सा होता है? जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। वे बल जो एक दूसरे को निष्प्रभावी, यानी कोई वस्तु है उस पे इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो वो वस्तु जहाँ है वहीं रहेगी। क्यों? जितनी जोर से बल इधर से लगाया जा रहा है उतनी ही जोर से इधर से लगाया जा रहा है, तो क्या वस्तु हिलेगी? नहीं हिलेगी। 50 किलो का व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है, 50 किलो का व्यक्ति इधर से लगा रहा है, दोनों तरफ से एक जैसा बल लग रहा है, तो ये निष्प्रभावी होता है, ठीक है। और परिणाम इनका शून्य कैसे? ये वस्तु जहाँ है वहीं रहेगी, हटेगी नहीं। जैसे रस्साकसी में इधर 6 लोग हैं या इधर 6 लोग हैं, इधर से रस्सी खींची जा रही है, इधर से खींची जा रही है, क्या वो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इससे प्रभाव क्या होते हैं? अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता, यानी जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। आकृति और आकार में परिवर्तन करता है, यानी जैसे कोई इलास्टिक है उसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो वो बढ़ेगा ना उसका आकार, यानी ये आकृति और आकार में परिवर्तन तो करता है। कोई वस्तु छोटी है, इसको खींचेंगे, कोई रबड़ वाली वस्तु है उसको खींचेंगे, जो आकार और परिवर्तन तो बदलेगा ना। कोई गोल लोहे की कड़ी है, कोई गोल लोहे की बनी हुई है, ये इसको खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद
असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। यानी असंतुलित बल होता है, कोई वस्तु है, इधर से कुछ ज़्यादा बल लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, तो ये इनका परिणाम शून्य नहीं होगा। जिधर से ज़्यादा बल लगेगा ये वस्तु उधर ही खिसक जाएगी, है ना। तो वस्तु गतिशील करता है, इसका प्रभाव ये होगा। वेग बढ़ाता है, वेग कम करता है, वस्तु को स्थिर करता है, आकृति और आकार में परिवर्तन करता है। यानी जो संतुलित बल था ना, वो वस्तु को गतिशील नहीं करता, स्थिर रखता है वस्तु को। लेकिन ये जो है असंतुलित बल है ना, ये गतिशील बनाता है, वेग को बढ़ाता है, वेग को कम भी करता है। अगर ज़्यादा है तो कम कर देगा, कम है तो ज़्यादा कर देगा। वस्तु को स्थिर करता है, आकृति व आकार में परिवर्तन करता है। अब देखो, गति के नियम में ना सिर्फ और सिर्फ न्यूटन की गति के नियम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले गति का जो नियम दिया था ना, वो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, गैलीलियो ने ब्रह्मांड के बारे में बात कही थी ना, और मैथ्स के अंदर एक परिभाषा भी दी थी, शिक्षण विधियों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, गैलीलियो ने अनेक प्रयोगों के प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लगाया जाए। यानी कोई भी वस्तु जो है वो उसकी गति तब तक बनी रहेगी, तब तक स्थिर या नियत रहेगी, तब तक बदलेगी नहीं जब तक कोई असंतुलित बल उस पर नहीं लगाया जाएगा, कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई चक्री है, बच्चों की टॉयज में आती है ना, वो घूम रही है, स्पिनर होता है ना, स्पिनर, वो घूम रहा है, तो जब तक क्या उस पर कोई बाहर का बल लगेगा तब तक वो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। वो रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कोई भी गाड़ी है चल रही है, जब तक हम ब्रेक नहीं लगाते गाड़ी रुकती है क्या? नहीं रुकती, है ना। तो गैलीलियो ने ये बात बोली थी कि कोई वस्तु तब तक अपनी उसी वेग में चलती रहेगी जिस वेग में वो चल रही है, जब तक उस पर बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। फिर आते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाया। यानी गैलीलियो ने कह दिया था कोई वस्तु जो है वो तब तक उसी तरह से गति करती रहेगी जिस तरह से वो कर रही है वर्तमान में, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल, बाहरी बल नहीं लगता। न्यूटन ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। वो नियम कौन से थे? गति का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। ये गति का प्रथम नियम है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान से गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगेगा। यानी जो वस्तु है अगर वो एक जगह पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे उठाया नहीं जाएगा। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी जब तक उसे बाहरी बल लगा के रोका नहीं जाएगा। स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति कर रही है तो गति करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे रोका नहीं जाएगा। फिर आता है जड़त्व। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है ना, अगर स्थिर पड़ी है तो वो स्थिर रहना पसंद करेगी, अगर वो गति कर रही है तो वो गति करना पसंद करेगी। ठीक है, वो विरोध करेगी अगर उसे उस गति से अलग किया जाता है। अगर वो स्थिर है, अगर हम उसको हिलाएंगे ना बाहरी बल लगा के, तो वो उसका विरोध करेगी। ठीक है, विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि वो बोलेगी या कुछ कहेगी, नहीं। वो जैसे वस्तु के अंदर ही कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, जैसे हम गाड़ी में ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन एकदम से रुकती है तो हम आगे की ओर होते हैं, और ट्रेन चलती है तो हम पीछे की ओर होते हैं। यानी हम उस टाइम स्थिर होते हैं, और जब गाड़ी रुकती है तो हमारी स्थिरता उस गति का विरोध करती है। ठीक है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गति, यानी अगर वो स्थिर है, विरामावस्था में है, विराम कर रही है, आराम कर रही है, समान वेग से गति रहने से वस्तु को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम का नाम क्या है? जड़त्व। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न उठता है ना, तो ये पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है।
ठीक है, उसके अंदर कितना जड़त्व है, वो स्थिर कितनी है या कितनी गति में है। ठीक है, अगर वो गति कर रही है तो कितनी गति कर रही है, अगर वो स्थिर है तो कितनी स्थिर है। इस माप को द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जड़त्व का मतलब होता है उसका मतलब अगर कोई वस्तु भारी है और अगर कोई वस्तु हल्की है तो इन दोनों में से कौन सी जल्दी हिलेगी, ये वाली जल्दी हिलेगी और ये वस्तु हिलेगी नहीं, ज़्यादा कठिन प्रयास करना पड़ेगा। तो जो वस्तु भारी होती है उसके अंदर ज़्यादा जड़त्व होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उसको हिलाना मुश्किल होता है, उस पर बल जल्दी से कार्य नहीं करता। जैसे पत्थर है एक और एक बॉल है, ठीक है, पत्थर पे हम किक मारेंगे, पत्थर हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। अगर बॉल को किक मारेंगे तो बॉल एक जगह से हटके दूसरी जगह चली जाएगी। तो जड़त्व किसका ज़्यादा है, भारी वस्तु का। फिर गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। यानी संवेग क्या होता है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को, यानी एक वस्तु के अंदर गति कितनी है उसको उसका संवेग कहेंगे। अगर एक वस्तु गति कर रही है तो वो कितनी गति कर रही है उसको उसका संवेग कहेंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु के अंदर संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। यानी किसी वस्तु का संवेग है ना इस बात पे निर्भर करता है कि बाहर से उस पर कितना बल लगा है। ठीक है, हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, इस बॉल का संवेग इस बात पे निर्भर करता है कि हमने उसको कितनी गति के हिसाब से फेंका है। ठीक है, कोई भी रॉकेट जो है पृथ्वी की परिधि से बाहर तब निकलती है जब उसको उस वेग से फेंका जाता है जिस वेग से पृथ्वी से, जितना वेग पृथ्वी की परिधि से बाहर निकलने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए चाहिए। ठीक है, एक बंदूक से गोली निकलती है, वो गोली लगती है और लगते ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगर वही गोली हम हाथ से फेंकेंगे और वो किसी आदमी को लगेगी, क्या आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा, उसको चोट जरूर लगेगी लेकिन मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बंदूक से निकलते टाइम उसका संवेग ज़्यादा था और हाथ से निकलते टाइम उसका संवेग कम था। संवेग किसी वस्तु के सम्माहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। उस वस्तु का भार कितना है, द्रव्यमान कितना है और उसे किस वेग से फेंका गया है वो उसका संवेग है। ठीक है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। उदाहरण, किसी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा है। किसी पत्थर को, कंकड़ को हम फेंक कर मारते हैं तो आदमी घायल हो जाता है या उसे चोट लगती है, या फिर अगर बंदूक से गोली मारी जाती है तो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा था, उस पर गति ज़्यादा लगी थी। ठीक है, उसके बाद गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यानी कोई वस्तु टेबल पे पड़ी है, ठीक है, तो टेबल पे उस पर बल लगा रहा है और वो वस्तु भी टेबल पे बल लगा रही है। यानी दोनों समान तरीके का बल लगा रहे हैं, समान वेग से बल लगा रहे हैं लेकिन दिशा अलग है। वस्तु नीचे की तरफ लगा रही है और मेज ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि बल हमेशा युगल रूप में होता है, जॉइंट रूप में होता है। बल कभी अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। यानी कोई भी वस्तु जिस वस्तु पे बल लगाती है वो वस्तु भी उस वस्तु पे बदले में बल लगाती है। जैसे सड़क या जमीन पर चलना, हम सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क भी हमारे ऊपर बल लगा रही है और हम भी सड़क पे बल लगा रहे हैं, इसी वजह से हम चल पाते हैं। नाव खेना, जब समंदर में या तालाब में नाव चलाई जाती है तो हम धारा के विपरीत चलाते हैं और धारा नाव के विपरीत। ठीक है, नाव से उतरने पर नाव का पीछे जाना, ये भी
बल होता है गति के तीसरे नियम के हिसाब से। उसके बाद में बंदूक का प्रतिक्षेप करना। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, आपने देखा होगा पीछे की जो हमारा कंधा होता है वो पीछे की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बल हमेशा युगल रूप में है। हमने बंदूक पे बल लगाया और बंदूक ने हमारे ऊपर, ठीक है, बंदूक की जो बट होती है वो पीछे की तरफ आती है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और बाद में उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, पारस्परिक क्रिया कर रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और बाद में उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। जितना उनका संवेग था ना, उनका द्रव्यमान और वेग का गुणा करने पर जो संवेग आया, जितना उनका संवेग था ना, वो संरक्षित रहेगा, वो घटेगा या बढ़ेगा नहीं। जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो उनका संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो था नियम, बल और गति के नियम, ये इतना ही है 9th की NCERT की बुक के हिसाब से और लेवल 1 के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बहुत सारे बल पढ़ते हैं या बलों के आगे समीकरण देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि NCERT के हिसाब से, और 10th क्लास यानी सेकेंडरी लेवल का ही पढ़ना है, लेवल 1 के लिए, और सीनियर सेकेंडरी जो था वो लेवल 2 के लिए। और पहले जो था सीनियर सेकेंडरी का बोला गया था लेवल 1 के लिए, बाद में इसमें संशोधन हो गया। अब जो लेवल 1 के लिए है सेकेंडरी का ही पढ़ना है हमें, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और अब साइंस का जो पोर्शन हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। आगे हम SST का जो 5 नंबर का पोर्शन है उस पर बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।